चलिए, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम डायपोल पढ़ना। तो कल डायपोल के बारे में बेसिक हमने पढ़ लिया था कि दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के बट डिफरेंट नेचर के पास-पास रखे होते हैं, तो मिलके क्या बनाते हैं? एक डायपोल, द्विध्रुव बनाते हैं। उनका द्विध्रुव आघूर्ण होता है चार्ज इनटू दोनों चार्जों के बीच की दूर डिस्टेंस, और उसकी डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब आज हम सीखेंगे उनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले हम सीख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम सीख रहे हैं अक्ष पर। अक्ष क्या होता है? जैसे दोनों चार्जेज हैं, उनका अक्ष ये हो जाएगा। तो अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट पी ले लिया, पॉइंट पी पर मुझे विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे आएगा पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र। तो पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों की वजह से आएगा। तो प्लस चार्ज दूर की तरफ तथा माइनस चार्ज पास की तरफ फोर्स लगाएगा। तो हमने पॉइंट पी लिया। अब यहाँ पे दोनों चार्जों के बीच में डिस्टेंस 2a है। इसका जो मिड पॉइंट है हम ये मान लेते हैं। तो जो हम Q से डिस्टेंस निकालते हैं, अच्छा Q से जो डिस्टेंस है वो R ले रखी है हमने। R कहाँ से ले रखी है? मिड पॉइंट से डिस्टेंस ले रखी है R। पॉइंट की मिड पॉइंट से डिस्टेंस ले रखी है R। ये स्मॉल r, ठीक है। तो इस पॉइंट Q से कितनी डिस्टेंस हो गई? प्लस वाले Q से डिस्टेंस हो गई R माइनस a, और माइनस Q से डिस्टेंस हो गई R प्लस a। इस तरीके से डिस्टेंस हो गई, मतलब ये माइनस चार्ज से दूर हो गया, डायग्राम में भी दिख रहा है ये पॉइंट, और प्लस चार्ज के पास हो गया। तो जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस वाले के कारण डिफेक्टिव होगा, यानी कि प्लस के कारण, प्लस चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा प्लस वाले के कारण, और माइनस वाले के कारण अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो दोनों में से जीतेगा कौन? ये वाला जीतेगा, प्लस वाला। ये नेट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और अगर हम दूसरे साइड की बात करें, इस साइड की बात करते हैं अगर, इस तरफ, तो इस तरफ कौन जीतता? नेगेटिव वाला जीतता, क्योंकि ये नेगेटिव के पास है, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आता। मतलब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं हम P, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन इसी तरफ आती। और यहाँ पे हमने पॉइंट P लिया, इसकी डायरेक्शन भी किस तरफ आई है? इसी तरफ आई है। और ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है? ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। कैसे हमने डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताई है? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तो जो एक्सियल पर, आपको याद रखना है कि द्विध्रुव में, इलेक्ट्रिक डायपोल में अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा डायपोल की डायरेक्शन में ही होता है, चाहे इधर निकालो, चाहे इधर निकालो, अक्ष में कहीं पे भी निकालो, ठीक है। हाँ, इनके बीच की बात नहीं कर रहा हूँ। माइनस Q से प्लस Q के बीच में किस तरह से वेरी करेगा वो अलग चीज है। Q के इधर और माइनस Q के इधर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। माइनस Q से प्लस Q के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, जैसे किसी पॉइंट पे ले लेते हैं, एक रैंडम पॉइंट P यहाँ मान लेते हैं, तो इस पर प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा, माइनस की वजह से इस दिशा में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस दिशा में होगी, ठीक है। लेकिन हम जो भी फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, जो भी करेंगे, वो इधर और इधर के लिए करेंगे, प्लस Q के इधर और माइनस Q के इधर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमेशा डायपोल के डायरेक्शन में होगी। अब पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। लेकिन जब डायपोल पाए जाते हैं नेचर में, उन डायपोलों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, यानी कि 2a, इस r के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। मतलब कह सकते हो कि जो r है वो बहुत 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 बड़ा है a के। जब r बहुत बड़ा होता है a के, अच्छा तो पहले बताता हूँ क्या आता है। जो फॉर्मूला बनता है पॉइंट P पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो आता है 2pr, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं अपन, 2pr अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। एक सेकेंड, अच्छा अपन ने डिस्टेंस 2a मानी है ना, r माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर, ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे अभी आपको कंडीशन लगानी कि इफ r इज बहुत बहुत बड़ा है a के, मतलब a को आपको नेग्लिजिबल कर देना है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा
EP बराबर 2, आप चाहो तो 1/4πε0 को K लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 2KP अपॉन R3। और डायरेक्शन किसके डायरेक्शन के पैरेलल होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल की डायरेक्शन में होती है, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला आना है, आप ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी आपको दिखाई दे रहा है 2KP अपॉन R3, और डायरेक्शन हो गई P वेक्टर की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन P वेक्टर की डायरेक्शन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होती है। निकाला कैसे? वही एक एक करके। कैसे निकाला? पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ निकाला, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से निकाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया फाइनली, ई नेट आ गया। ये इसमें अप्रोक्सीमेशन ले लिया तो ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, या फिर क्या कहते हैं अपन, लंब अर्धक पर। तो कैसे? जैसे मान लो कि एक माइनस चार्ज यहाँ है और प्लस चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें पता ही है 2 है, लेके चल रहे हैं हम 2a, इस तरीके से। अच्छा हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आपको जैसे वैल्यू डालनी है तो आपको 2 का मतलब पता है 2 है, k का मतलब 1/4πε0, जिसकी वैल्यू आप मीडियम के हिसाब से रख सकते हैं, और हवा में 9 × 10⁹। r क्यू आपको पता है, r क्या है कि डायपोल के मिड पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे फील्ड निकालना है। लेकिन p क्या लिखोगे? p क्या लिखोगे यहाँ पे आप? p बराबर हो जाएगा q इंटू दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो यहाँ 2a आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें इसमें एंगल बाइसेक्टर पर, एंगल बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। जैसे माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा आएगी, डायरेक्शन आएगी, वो ऐसे आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में लगेगा। और चूंकि ये सिमेट्रिकल है, जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई आ रहा है, तो इस प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो भी ई ही आएगा। तो उसकी दिशा किस डायरेक्शन में आएगी? वो आएगी इस डायरेक्शन में। तो जो परपेंडिकुलर जो इनका रिजल्टेंट बनेगा, नेट बनेगा, नेट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस दिशा में आएगी, ई नेट। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि यहाँ पे पी वेक्टर तो ऐसे आ जाएगा माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, अब बात आती है कि फॉर्मूले की। तो ये पॉइंट पी है ना, तो पॉइंट पी पर जो फॉर्मूला आएगा, इस बार मैं डायरेक्टली अप्रोक्सीमेशन के बाद का बता रहा हूँ, वैसे तो आप निकाल ही सकते हो, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। अपन ऐसे किए हैं सवाल, जो फील्ड निकाले थे कि माइनस के से कितना आएगा, डिस्टेंस निकालो पहले। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस आर क्या है? ये है आर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, मिड पॉइंट से पी पॉइंट तक की दूरी, ये हो गया ए। तो यहाँ से थीटा निकाल के कंपोनेंट करके आप अप्रोक्सीमेशन से पहले का तो निकाल ही सकते हो, मैं अप्रोक्सीमेशन के बाद बता देता हूँ, वही हमें याद भी रखना है। ये आता है माइनस के पी वैक्टर अपॉन आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन किसके किसके अपोजिट आ गई? यहाँ पे डायरेक्शन आ गई डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से। ये कहाँ पे निकाले हमने? लंब अर्धक पर। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बस, और कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप पूछोगे सर, अगर इन पॉइंट के अलावा, मतलब अगर हम एक्सेस को छोड़ते हैं और इस लाइन को छोड़ दें, इसके अलावा इतने सारे पॉइंट बचते हैं यहाँ यहाँ यहाँ, यहाँ पे अगर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो क्या करेंगे? तो उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो लास्ट में पढ़ाऊंगा। पहले इसका पोटेंशियल भी बता देता हूँ कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं एक्सियल पर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पे भी दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस होगा एक्सिस पर, कैसे? जैसे माइनस चार्ज प्लस चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a,
ये पॉइंट P जहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, और ये डिस्टेंस हो गई r। ठीक, अब आपको पता है पॉइंट P पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो जैसे मेथड होता है वैसे कि Q की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस ए, और माइनस चार्ज की वजह से यहाँ कितना आएगा, माइनस के क्यू अपॉन r प्लस ए। ये आ जाएगा पॉइंट P पर पोटेंशियल। भाई यहाँ पे तो डायरेक्शन का कोई पंगा ही नहीं होता, जुड़ जाएंगे। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2, या फिर V प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं V माइनस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल। बस दोनों को लिखेंगे अपन, तो ये यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, मैं अप्रोक्सीमेशन लगा के लिख रहा हूँ, R इज मच 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 ग्रेटर देन A। अच्छा, बिना अप्रोक्सीमेशन के लिख देता हूँ पहले ना, फिर अप्रोक्सीमेशन लगा के। तो बिना अप्रोक्सीमेशन के तो फुल कितना लिखोगे, के क्यू अपॉन R माइनस ए प्लस, और चार्ज माइनस इसलिए माइनस आ गया, के क्यू अपॉन R प्लस ए। इसको सॉल्व करना रहेगा, राइट। फिर अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे हम, तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो कोई वेक्टर वेक्टर नहीं। पी की वैल्यू आपको पता ही है, क्यू इंटू टू है। ठीक है, और दूसरा है परपेंडिकुलर वाई सेक्टर पर। परपेंडिकुलर वाई सेक्टर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। तो ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a। इस बार जो पॉइंट है वो कोई यहाँ है कहीं परपेंडिकुलर वाई सेक्टर पर। तो ये डिस्टेंस भी a, ये डिस्टेंस भी a, ये डिस्टेंस r। अब आप देखोगे, आप निकालोगे पॉइंट P पर, तो आप क्या लिखोगे, पहले प्लस की वजह से लिखोगे। तो ये जितनी डिस्टेंस आएगी, मान लो x डिस्टेंस है, तो उतनी डिस्टेंस यहाँ से आएगी x। तो आप जब प्लस वाले के कारण लिखोगे, फिर माइनस वाले के कारण लिखोगे, तो Vp क्या लिखोगे, पहले तो प्लस वाले का पोटेंशियल प्लस माइनस वाले का पोटेंशियल। तो आप देखोगे कि दोनों पोटेंशियल तो सेम आ रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है इधर। तो प्लस वाली की वजह से लिखोगे के क्यू अपॉन एक्स, माइनस वाली की वजह से के क्यू अपॉन एक्स, तो डिस्टेंस तो एक्स ही है। तो कितना आ रहा है, 0। तो ये याद रखना है आपको कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो पोटेंशियल आएगा वो 0 आएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, पूरी लाइन पर, मतलब ये पूरी लाइन पर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन है पूरी, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पर देखोगे दोनों की डिस्टेंस सेम ही आएगी। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब बात करते हैं जनरल पॉइंट के लिए, कि एनी जनरल पॉइंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं एंड पोटेंशियल क्या लिखते हैं। चलिए, तो जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट में फील्ड एंड पॉइंट दोनों लिखने वाले हैं अपन, है ना। तुम जो जनरल पॉइंट के लिए प्रूव करने वाले हैं वो हम छोटे डायपोल के लिए करने वाले हैं, स्मॉल डायपोल जो नेचर में पाए जाते हैं, स्मॉल डायपोल। जैसे मान लो कि एक डायपोल है यहाँ पे, ये रहा, छोटा सा डायपोल है। मतलब छोटा डायपोल का मतलब होता है जिनके चार्जों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है। ये डायपोल दे रखा है पी वेक्टर, जैसे वहां दे रखा था ना, माइनस चार्ज प्लस चार्ज से मिला के एक डायपोल दे रखा है। अब इस डायपोल से बहुत छोटा है ना, इसका कोई मिड पॉइंट लास्ट पॉइंट कुछ नहीं है, पूरा डायपोल एक पॉइंट जैसा ही है, मतलब छोटा सा ही डायपोल है। हम तो उसको जूम करके देख रहे हैं, डायपोल बहुत छोटा सा है, ठीक। अब इस डायपोल से थीटा एंगल पर डिस्टेंस r पर, ऐसे थीटा एंगल पर डिस्टेंस r है,
एक पॉइंट P है ना, जनरल पॉइंट किसी एंगल थीटा पर। ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हमें निकालना है। तो बोले कि पूरा डेरिवेशन करने से कोई फायदा नहीं है, पूरा डेरिवेशन क्यों करें जब डायपोल छोटा ही है। तो इसके तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट जानते ही हैं, एक्सिस पे और बाई सेक्टर पर। ये पॉइंट तो ना तो एक्सिस पर है ना बाई सेक्टर पर है, किसके, इस डायपोल के। इस डायपोल के तो ये पॉइंट P ना तो एक्सिस है ना ही बाई सेक्टर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये डायपोल मोमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं डायपोल के दो कंपोनेंट कर दूं, एक तो इधर, एक तो डायपोल का मैंने ये वाला कंपोनेंट कर दिया, और एक डायपोल का कंपोनेंट हो गया ये इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ दो कंपोनेंट हो गए। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो तो बन गया डायपोल एक्सियल वाला, तो इसको मैं पी एक्सिस लिख देता हूँ, ये एक्सियल कर देता हूँ। और ये वाला जो डायपोल हो गया पी परपेंडिकुलर। किस पॉइंट के लिए लिख रहा हूँ मैं, पॉइंट पी के लिए। देखो कि अगर ये डायपोल की बात करें तो ये जो पॉइंट पी है वो तो इस डायपोल के एक्सिस में आ गया, तो यहाँ पे एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और इस वाले के लिए ये पॉइंट एंगल बाइसेक्टर हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये जो आ गया है वो तो आ गया पी कॉस थीटा, और ये वाला आ गया पी साइन थीटा। अब एक्सियल के और उसके फॉर्मूले तो हमें पता ही हैं। तो पहले एक्सियल, तो इस पॉइंट पी पर एक्सियल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है तो एक्सियल की डायरेक्शन में आएगा, हमको पता है। एक्सियल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो एक्सियल के डायरेक्शन में आता है। मैं क्या निकाल रहा हूँ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, पोटेंशियल की चर्चा बाद में करेंगे। तो पहले हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। में लिख देता हूँ कि हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कौन सा आया, एक्सियल वाला आया। तो मैं इसको लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल। और ये कितना आता है हमें पता है, 2kp अपॉन आर क्यूब। तो 2k, p यहाँ पे कौन सा वाला लिखना पड़ेगा, एक्सियल, जो कि कितना हो जाएगा p cos थीटा अपॉन आर क्यूब। तो आर क्यूब है ही। अब दूसरा वाला, तो दूसरा वाला डायपोल है ये, इसकी वजह से एंगल बाइसेक्टर हो गया पॉइंट P। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमें पता है कि डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो यहाँ पे डायपोल की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी, पैरेलली जस्ट अपोजिट, इस तरीके से। तो ये कौन सा वाला हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला। अब जैसा कि हम जानते हैं परपेंडिकुलर वाले का फॉर्मूला होता है के पी अपन आर क्यूब। तो के की जगह क्या आ गया, पी कितना हो गया यहाँ पे, पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो ये उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो गए 90 डिग्री पर। अब हमें क्या निकालना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि उस पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो हमने मान लिया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, ठीक है। ये आ गया ई नेट। ई नेट कितना होगा वो हम निकालेंगे, ई नेट कितना होगा, और उसका एंगल क्या होगा वो भी हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ से कहाँ से निकालेंगे एंगल, हॉरिजॉन्टल से, कि हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या होगा। ठीक है भाई, निकाल लेंगे। तो ये वाला एंगल तो थीटा है, हमें पता है। करस्पॉन्डिंग एंगल हम देख सकते हैं कि ये वाली लाइन तो यही लाइन है ना, और ये हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा ही हो गया। तो ये एंगल तो थीटा है। तो ई नेट का हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या होगा हम निकाल लेते हैं। अच्छा, ये वाला एंगल अल्फा मान लेता हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल से बना रहा है, ये वाला एंगल में अल्फा मान लेता हूँ। ठीक है, चलो। अब हमें क्या निकालना है, दो चीजें निकालनी है। एक तो ई नेट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पहले मैं ई नेट का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, बराबर अंडर रूट ऑफ, है ना। चलो, तो ई नेट का मैग्नीट्यूड किस किस की वजह से होगा, ई एक्सियल और ई परपेंडिकुलर की वजह से। दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो सीधा इनका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। कैसे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो लिख देंगे ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर वाले का स्क्वायर। आप इसमें वैल्यू डालो दोनों की और सॉल्व करोगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा सॉल्यूशन है उसका, स्क्वायर करके बस जोड़ना है। ये जो ई नेट आएगा वो आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आएगा, ये आपको याद रखना है। ये जनरल पॉइंट के लिए हो गया। अब देखो, चाहे तो हम यहाँ से अपने पुराने वाले फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, देखो देखो मैं चेक कराता हूँ आपको
कि जब हम सबसे पहले यहाँ पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट, तो फॉर्मूला क्या आ रहा है 2kp अपन r क्यूब आ रहा है ना। तो एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा कितना हो जाएगा बताओ, 0। भाई कोई पॉइंट अगर एक्सियल है तो यहाँ पे r वेक्टर ऐसा होता है ना, ये वाला थीटा बोलते हैं, तो अगर एक्सियल पे ही तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो देखो इसमें अगर थीटा आप 0 डालोगे तो देखना वही फॉर्मूला आ जाएगा 2kp अपन r क्यूब। डाल के देखो थीटा 0 तो कॉस थीटा कितना हो गया 1, 3 + 1 4, 4 का रूट 2 तो 2kp अपन r क्यूब आ गया। ठीक, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे थीटा की, मतलब एक्सिस हॉरिजॉन्टल से या फिर मैं बोलूँ कि डायपोल से इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल क्या होगा। तो एंगल फ्रॉम नेट डायपोल जो p वेक्टर था, p वेक्टर से किसका एंगल देख रहा हूं मैं, ई नेट का, एंगल ऑफ ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल फ्रॉम, ठीक है। तो कितना होगा ये हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। अब थीटा तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अल्फा मैं निकाल लेता हूँ, अल्फा तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे हो गया ई एक्सियल। ये कैसे निकाला, ये तो वेक्टर के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूले से मैंने निकाल दिया। जैसे यहाँ पे नेट बन रहा है, इसके साथ अल्फा है, तो बेसिकली ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अल्फा आ गया। इसमें अगर मैं वैल्यू डाल दूं ई परपेंडिकुलर की और ई एक्सिस की, तो केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 केपी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा tan थीटा बाई 2। आप वैल्यू डाल के देखना किस किस की वैल्यू मैंने साफ साफ लिखा हुआ है। ई परपेंडिकुलर में तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ई एक्सिस में ये वाली आ जाएगी। तो आप देखोगे के से के गया, पी से पी गया, आर क्यूब से आर क्यूब गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा बन गया, नीचे 2 आ गया। तो ये एंगल बन जाएगा tan अल्फा बराबर बन गया tan थीटा बाई 2। अगर मैं इसको बीटा मान लूं कि एंगल फ्रॉम ई नेट, एंगल ऑफ ई नेट फ्रॉम द नेट डायपोल इज बीटा, देन बीटा बराबर बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है जनरल वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यहाँ बीटा क्या है, बीटा बेसिकली टोटल एंगल को बीटा कह रहा हूँ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल से या फिर मैं कह दूं कि नेट डायपोल से एंगल बीटा है, तो बीटा बराबर है अल्फा प्लस थीटा। थीटा ऑलरेडी गिवन है, अल्फा हमने फाइंड कर लिया, अल्फा बराबर आ रहा है tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। अब हमें करनी है पोटेंशियल की बात, कि पोटेंशियल कैसे कैसे क्या क्या होता है जनरलाइज केस में। तो पोटेंशियल तो बड़ा ही आसान है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई, अब पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल तो बड़ा ही आसान है। तो पोटेंशियल के भी हमें ऐसे ही कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो कंपोनेंट तो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। आप चाहें तो इस डायग्राम को हम नीचे फिर से बना सकते हैं, इतना पोटेंशियल के लिए। तो ये पॉइंट पी हो गया, इस पॉइंट पी पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल एट पी। तो यहाँ पे भी मैंने दो कंपोनेंट कर दिए, सेम वही डायग्राम है। तो जब को मैंने कंपोनेंट किया तो मुझे पता है कि एक्सियल वाले के लिए तो भाई यहाँ पे जो हम पॉइंट बीपी लिखेंगे वो दोनों की वजह से लिखेंगे भाई, कि पोटेंशियल एट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी बराबर एक तो एक्सियल डायपोल की वजह से प्लस परपेंडिकुलर डायपोल की वजह से। तो हम जानते हैं यहाँ फॉर्मूला होता है के पी अपॉन आर क्यू, तो बीपी हो जाएगा के पी, यहाँ पे कितना हो जाएगा पी कॉस थीटा, सॉरी के पी अपॉन आर स्क्वायर, तो के पी कॉस्ट अपॉन आर स्क्वायर प्लस, अच्छा ये वाला जो मैंने पोटेंशियल लिखा वो तो इस वाले डायपोल मोमेंट की वजह से लिख दिया क्योंकि एक्सिस पर है। और ये पॉइंट तो परपेंडिकुलर बाय सेक्टर पे है, तो हमने देखा था कि परपेंडिकुलर बाय सेक्टर के लिए डायपोल की वजह से पोटेंशियल होता है 0, ठीक हो जाएगा 0। तो मतलब टोटल कितना आ जाएगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, ये इसका जनरल फॉर्मूला आ गया। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, बीपी बराबर
के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। आप देखोगे तो ये ऊपर वाला ही है। पी डॉट आर को आप लिखोगे मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ आर कॉस थीटा, एक आर से एक आर जाएगा तो बन जाएगा पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आप जनरल वाले भी याद रखने हैं आपको, ये रे जनरल वाले। ठीक है, कोई डाउट अब तक? ये क्वेश्चन है, करूं? फाइंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? मतलब वही डायपोल से कितना एंगल है उसका। क्या करूं? चलिए वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन निकालनी है तो हमने डायरेक्शन देखी है, ये रही डायरेक्शन। बेसिकली हमसे बीटा पूछा है तो बीटा बराबर होगा अल्फा प्लस थीटा। तो थीटा तो हमें दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। अल्फा में फाइंड करना है तो अल्फा कितना हो जाएगा? टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमने नीचे वाला क्वेश्चन नहीं देखना है, ऊपर वाला कर रहे हैं। तो यहाँ के लिए पहले मैं अल्फा फाइंड कर लेता हूँ। तो हमने सीखा है टेन अल्फा बराबर टेन थीटा बाई टू। ठीक है, और टेन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? टेन 60 डिग्री, जो बन जाएगा √3 बाई टू। तो अल्फा कितना आ गया? टेन इनवर्स √3 बाई टू। ये तो कोई वैल्यू हम जानते नहीं है, कोई बात नहीं। और थीटा तो ऑलरेडी पता है हमें कितना है, 60 डिग्री। तो बताओ बीटा बराबर कितना आ गया? अल्फा प्लस थीटा। तो अल्फा कितना हो गया? टेन इनवर्स √3 बाई टू प्लस 60 डिग्री। अब आप 60 डिग्री को 60 डिग्री लेना चाहे 60 डिग्री लिख लें, या फिर हम उसको इनवर्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स √3। मतलब दोनों तरीके से, जिस भी तरीके से ऑप्शन में दिया हो उस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया बीटा। बताओ कोई दिक्कत है तो पूछो। ये वाला क्वेश्चन करो। फाइंड द एंगल थीटा फॉर विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। करो। फाइंड थीटा फॉर विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम बनाना चाह रहे हैं ए पर, वो ऐसा बनाना चाह रहे हैं वाई एक्सिस के पैरेलल, मतलब इस तरीके से। तो इसका जब हम डायपोल से एंगल देखेंगे तो साफ साफ पता लग जाएगा, ये एंगल है π/2 डिग्री। मतलब ये क्या आ गया? बीटा आ गया। हम जानते हैं बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस थीटा। अच्छा, अब बीटा तो आ गया π/2 प्लस थीटा हमें निकालना है। अब अल्फा देख लेते हैं, अल्फा क्या होता है। तो हम जानते हैं टेन अल्फा बराबर टेन थीटा बाई टू। तो यानी कि अल्फा बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू। टेन थीटा डिवाइडेड बाई टू, थीटा बाई टू नहीं है ये, टेन थीटा और पूरे का डिवाइड है वो, है ना। तो अल्फा को यहाँ रख देते हैं कितना? टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू। अब थीटा को इधर ले जाओ तो ये बन गया π/2 माइनस थीटा बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू। अब टेन इनवर्स को इधर ले जाओ तो क्या बन गया? टेन π/2 माइनस थीटा। तो ये हो गया कॉट थीटा बराबर टेन थीटा बाई टू। कॉट थीटा हो गया 1/10 थीटा, तो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो टेन थीटा बन गया √2। तो थीटा आ गया टेन इनवर्स √2। ये हो गया आंसर। इस तरीके से देख लो, कोई डाउट तो पूछो। सिंपल ही था, बस आपको
अच्छे से वैल्यू रखनी थी। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज Q फ्रॉम A टू B। तो एक चार्ज Q है यहाँ, उसको यहाँ से यहाँ लेके जाना है। तो आप बहुत स्लोली स्लोली इसको लेके जा रहे हो। तो आपने जितना वर्क डन किया A से B तक इस चार्ज को ले जाने में, वो वर्क डन आपको फाइंड करना है। करो। तो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें, देखो वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो हम जानते हैं कि वैसे करेंगे तो बहुत टेढ़ा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन है, उससे फोर्स निकालेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट, तो बाप रे। तो हमें पता है यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फील्ड है, तो वर्क डन बराबर मैं लिख सकता हूँ Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्योंकि मैं एक्सटर्नल का निकाल रहा हूँ, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल। अगर इंटरनल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का निकालता तो यहाँ लिखता मैं वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। खैर, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल आ जाएगा Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल पॉइंट है B, इनिशियल पॉइंट है A। तो आपको बस B के पोटेंशियल में से A के पोटेंशियल को माइनस करना है और काम हो जाएगा। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ पोटेंशियल एट A। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है, डायपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला है KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो A के लिए थीटा है थीटा 1, तो यहाँ हो जाएगा KP cos थीटा 1 अपॉन आर स्क्वायर, और B के लिए हो जाएगा KP cos थीटा 2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गए, ये मैं यहाँ रख देता हूँ। बस वैल्यू उसमें डाली और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल निकल गया। तो जाएगा Q इंटू वी फाइनल, तो KP cos थीटा 2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस KP cos थीटा 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया वर्क डन बाय द एक्सटर्नल। बस अब अगर वैल्यू दी हो तो सॉल्व कर लो, वरना यही आंसर है, इसमें कॉमन निकाल लो बस। ठीक, तो रेडियस R है, बाकी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो बस ये बताना है कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम होगा। तो वेयर E इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगा वो बताना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम कहाँ पे होगा, उसके लिए थीटा कितना होगा वो बताना है, और ABCD में से पोटेंशियल कहाँ पे मिनिमम होगा कहाँ मैक्सिमम होगा ये बताना है। तो फॉर्मूला फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, E बराबर KP अपॉन आर क्यू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो यहाँ से देख के पता लग रहा है कि E कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा 0 होगा या पाई होगा, क्योंकि पाई के केस में वो -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो व्हेन थीटा 0 मैक्सिमम करना है ना हमें, तो E मैक्स होगा व्हेन थीटा या तो 0 डिग्री हो या पाई हो। तो पॉइंट कौन से आ गए, A आ गया एंड C आ गया। तो A एंड C पर वो मैक्सिमम होगा। दूसरा पॉइंट कि वो मिनिमम कब होगा, तो E मिनिमम होगा जब एंगल थीटा बराबर या तो π/2 हो या 3π/2 हो, क्योंकि यहाँ पे ये 0 होगा, थीटा बराबर 0। तो वो पॉइंट आ जाएंगे B एंड D जहाँ पे ये मिनिमम होगा। और तीसरा है पोटेंशियल वाला, कि पोटेंशियल कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम होगा। तो ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वहां पे प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है कि जहाँ 0 है और 0 से भी अगर नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव वाला ज्यादा छोटा होगा 0 के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में नेगेटिव पॉजिटिव उनकी वैल्यू होती है। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूंगा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा जब 90 से बड़ा होगा तो उस केस में वो नेगेटिव हो जाएगा, तो सबसे छोटा तो वहां आएगा। तो सबसे छोटा देखो, जैसे अगर मैं बात करूं तो A पर, जैसे इस लाइन ये तो हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ पे तो 0 होगा। इसके इधर की साइड मैग्नेट क्या बोल रहा हूँ मैं, पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन प्रभावी होगा, कौन इफेक्टिव होगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस लाइन के इधर नेगेटिव होगा, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज प्रभावी होगा, क्योंकि नेगेटिव के पास है। ठीक है, तो B और D पॉइंट तो कट ही गए, क्योंकि वहां तो 0 है। तो 0 पे ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्योंकि V और 0 से भी ज्यादा तो है, कहीं पॉजिटिव भी आ रहा है कहीं नेगेटिव भी आ रहा है। तो बेसिकली ABCD में से जो पॉइंट A होगा वहां पे तो ये मैक्सिमम होगा, और जो पॉइंट C होगा वहां पे ये
मिनिमम होगा, और बी और डी पे ये 0 होगा। कोई स्केलर क्वांटिटी की बात की जाए, पोटेंशियल की बात की जाए, तो अगर कोई चीज नेगेटिव है वहां पे तो वो 0 से भी छोटी होगी स्केलर टर्म में। अगर वेक्टर की टर्म की बात है तो वहां नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड तो 0 से बड़ा ही होगा। इस तरीके से देखना है। चलिए, तो फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरीके से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से मान, इसमें एक डायपोल रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक डायपोल रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई, और उसकी डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हो डायग्राम में। अब यहाँ पे तो डायपोल है, उसका नेगेटिव चार्ज ये रहा, पॉजिटिव चार्ज ये रहा। अब सबसे पहले इस पर लगने वाले फोर्सों की हम बात कर रहे थे। अच्छा, डायपोल की जो लेंथ है वो तो हमेशा जो मानते आए हैं 2a लेंथ, वो 2a ही मान लेंगे। और ठीक है, तो फोर्स की बात करते हैं। तो किसी पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो पॉजिटिव चार्ज पर तो फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? Q इंटू ई, क्योंकि Q तो चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E का मैग्नीट्यूड हो गया। और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो माइनस चार्ज पर लगने वाला फोर्स ये हो गया, और ये भी कितना हो गया? Q इंटू ई। अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यू क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डायरेक्शन को मैंने शो कर दिया अपोजिट। ठीक है, अब अगर मैं गौर से देखूं इसको, तो क्या आप यहाँ पे नेट फोर्स कितना दिख रहा है? अगर हम बात करें नेट फोर्स की, डायपोल पर लगने वाला नेट फोर्स, तो नेट फोर्स हम कैसे देखते हैं कि भाई आगे कितना लग रहा है, पीछे कितना लग रहा है? पॉइंट से तो मतलब होता नहीं, बस ये देखते हैं एक्स में कितना लग रहा है, वाई में कितना लग रहा है। तो वाई में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। एक्स में जितना इधर लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर पॉइंट पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज तो सेम होता ही है डायपोल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो जितना इधर उतना ही इधर। तो बेसिकली यहाँ पे एफ नेट कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। तो ये हमेशा लगेगा, हमेशा ऐसा ऑलवेज होगा। पर कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ऐसा हमेशा होगा, फोर्स हमेशा 0 होगा। तो ये तो फोर्स की बात हो गई। लेकिन अगर बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यानी कि मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ एफ साइन थीटा। मतलब यहाँ फोर्स के साथ थीटा पे भी निर्भर करता है, और यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है। यहाँ तो हम क्या देख लेते हैं, फोर्स, नेट फोर्स निकालते वक्त तो कि किधर लग रहा है। एक इधर लग रहा है, एक प्लस एक्स में लग रहा है, एक माइनस एक्स में लग रहा है, तो दोनों घटेंगे, अपोजिट, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, निपटा देंगे, तो एफ नेट आ जाएगा 0। लेकिन जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो वहाँ पे एक्स और माइनस एक्स ऐसे नहीं देखते हैं, वहां देखते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की, वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो अगर टॉर्क अपोजिट होते हैं तो कटते हैं। अगर फोर्स की वजह से जो सेंस ऑफ रोटेशन आ रहा है वो सेम आ गया, तो फिर वो जुड़ जाते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि ऐसे एक, आप मान लो रॉड रखिए, छड़ रखिए, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इनकी वजह से जो टॉर्क आएगा, ये वाला फोर्स इधर घुमाएगा, ये वाला फोर्स इधर घुमाएगा, तो दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन तो सेम साइड आ रहा है। तो यहाँ पे फोर्स, मतलब टॉर्क जुड़ना चाहिए, 0 तो नहीं आएगा यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर थीटा अगर 0 डिग्री हो गया, या थीटा किस किस के बीच में एंगल है? आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में, तब तो वो 0 होना ही पड़ेगा। तो खैर हम देख लेते हैं एक बार कि थीटा क्या है, ये सब चीज क्या है। तो आर वेक्टर, तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम टॉर्क किसके अबाउट निकाल रहे हैं, किसके अबाउट निकाल रहे हैं। तो रोटेशन में जब हमने पढ़ा था, आप वीडियो में फिर से देखना, जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होता है, जैसे कि यहाँ पे है, इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, तो इस यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट के अबाउट, यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट और एक्सिस के अबाउट अगर मैं टॉर्क फाइंड करूंगा, इस सिस्टम का टॉर्क फाइंड करूंगा, तो वो टॉर्क सेम आएगा। यूनिवर्स की किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क फाइंड करूंगा तो वो टॉर्क सेम आएगा, बिकॉज एफ नेट क्या है, यहाँ पे 0 है, इसको फोर्स कपल कहते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क निकाल सकता हूँ, टॉर्क तो सेम आना है, तो मेरे पास चॉइस है
कि अगर मैं डायपोल में से कोई पॉइंट लूँ तो डायपोल के अंदर से पॉइंट ले सकता हूँ, जैसे ये इसका मिड पॉइंट है वो ले सकता हूँ, या इधर वाला माइनस चार्ज है उसको पॉइंट ए मान दूं तो पॉइंट ए ले सकता हूँ, प्लस वाले चार्ज को ले लूँ पॉइंट बी मान के, या फिर इस डायपोल के बाहर भी अगर मैं कोई पॉइंट लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। सभी के अबाउट टॉर्क सेम आएगा, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, बस टॉर्क निकाल देंगे। तो यहाँ टॉर्क मैं इस पॉइंट ए के अबाउट निकाल दूंगा, ये अच्छा लग रहा है मुझे, पॉइंट ए के अबाउट निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम से कम एक फोर्स का टॉर्क तो जीरो आएगा भाई, ये जो क्यू ई है वो पॉइंट ए से जा रहा है, पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालूंगा, कम से कम इसका टॉर्क तो जीरो आएगा। ठीक है भाई, एक का ही निकालना पड़ेगा, तो जितना सरल हो जाए उतना बनाना है हमें। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर मैं ए के अबाउट निकाल रहा हूँ तो अगर मैं किसी और पॉइंट के अबाउट, जैसे ए की जगह अगर मैं मिड पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालता तो टॉर्क कुछ और आता, टॉर्क सेम आता, क्योंकि यहाँ फोर्स कपल है, एफ नेट जीरो है, तो ऐसा हमेशा होगा। जब भी एफ नेट जीरो होंगे तो किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आएगा। चलिए अब मैं थीटा देख लेता हूँ कि मान लो ये थीटा हमें गिवन है, ये किस किस के बीच में एंगल हो गया, ये हो गया आपका आर वेक्टर और ये हो गया आपका एफ वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा। बस आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है कि मॉड ऑफ आर, तो मॉड ऑफ आर है यहाँ पे 2a, क्योंकि हमने यहाँ पे डायपोल की लेंथ 2a मानी है स्टार्टिंग से, और फोर्स हो गया QE, और दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा। तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा इसको अच्छे से सॉल्व कर लें तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ Q इंटू 2a इंटू E साइन थीटा। तो Q इंटू 2a यहाँ पे P बन गया, ये E बन गया, और ये साइन थीटा बन गया, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड बन गया। और यहाँ से अगर टॉर्क वेक्टर में निकालना चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूँ P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इस तरीके से ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो देखो दो बातें हम सीखे कि जब भी किसी, ध्यान से देखना, जब भी किसी डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स हमेशा जीरो आता है, लेकिन टॉर्क जीरो आ भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करेगा थीटा पे। अगर थीटा यहाँ 0 डिग्री हो गया तो जीरो ही आएगा, अदरवाइज 180 डिग्री होगा तब भी आएगा, अदरवाइज ये टॉर्क जीरो नहीं आएगा। टॉर्क मैक्सिमम कौन कौन से एंगल पे होगा लिख के बताना है, बोल के। टॉर्क मैक्सिमम किस एंगल पे हो गया, व्हेन थीटा बराबर साइन थीटा आ रहा है ना, तो π/2 और 3π/2। आप बोलोगे सर 3π/2 पे तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ बेटा, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो नेगेटिव तो डायरेक्शन को शो कर रहा है। अच्छा, टॉर्क जीरो कब हो जाएगा? टॉर्क जीरो व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री और पाई रेडियन। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी की, कि जब डायपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है और कैसे दी जाती है। तो अभी तो हमने बात की फोर्स की एंड टॉर्क की, अब बात करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, चलो ये पढ़ लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला आता है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U बराबर माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। यहाँ पे मतलब सबका क्लियर ही है, P का मतलब डायपोल मोमेंट, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको लिख सकते हो बराबर माइनस मॉड ऑफ P मॉड ऑफ E कॉस थीटा। तो अगर मुझे अब देखना हो कि पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम आएगी कब मैक्सिमम आएगी, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि अलग अलग एंगल पे बात कर लेते हैं। एट थीटा बराबर 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री होगा उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? माइनस PE। तो ये हो गई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और एट थीटा बराबर 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? 0। तो ये अभी देखते हैं, अगर नेगेटिव में नहीं आई तो ये मिनिमम है, लेकिन अगर नेगेटिव में भी आ गई, सॉरी अगर, अच्छा हाँ, तो 0 को हम मिनिमम नहीं कह सकते क्योंकि नेगेटिव में ऑलरेडी है, तो 0 से कम होता है। और पोटेंशियल एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। थीटा बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पे U बराबर आ गई पॉजिटिव में PE, तो ये हो गई मतलब
मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आपको यहाँ बात करने वाला हूँ इक्विलिब्रियम्स की, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा। तो सबसे पहले बताओ, तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, पढ़े होंगे आपने वर्क ऑफ एनर्जी में। तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उदासीन इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, कोई भी इक्विलिब्रियम आने के लिए फोर्स जीरो होना चाहिए एंड टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो हमने पढ़ा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स तो हमेशा जीरो होता है, लेकिन टॉर्क जीरो होता है 0 डिग्री पे एंड पाई डिग्री पे। 0 और पाई पे ही इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, क्योंकि यहीं पे टॉर्क जीरो हो रहा है। भाई इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। उसके बाद इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम फिर तीन तरीके के हो सकते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। लेकिन कंडीशन क्या है, सबसे पहले ये तो जीरो होना चाहिए। तो हमने देखा कि टॉर्क कहाँ पे जीरो आ रहा है, केवल 0 डिग्री पे और पाई डिग्री पे। अब चलते हैं यहाँ पे। हाँ भाई ठीक है कि भैया 0 डिग्री पर एंड पाई पाई रेडियन पर या 180 डिग्री पर, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एफ नेट जीरो है और साथ में टॉर्क नेट भी जीरो है, और सेम ऐसा ही यहाँ पे भी है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 90 पर, तो 90 पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, नो इक्विलिब्रियम, कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, लेकिन अब देखना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम है। तो अब बस पोटेंशियल एनर्जी को देख लो, जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, कम है, वहां तो आ जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, मैक्स है मतलब, वहां आ जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम इस तरीके से हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, और यहाँ हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सिस्टम हो, हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है। तो जब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा और आप उसको हल्का सा मूवमेंट दे दोगे, हल्का सा रोटेट कर दोगे, तो वो तुरंत से भाग के 0 डिग्री में पहुंच जाएगा, जाना चाहेगा, क्योंकि 180 पे तो टॉर्क जीरो है, तो वो पड़ा रहेगा वहीं पे, क्योंकि टॉर्क भी जीरो है, फोर्स भी, वैसे बेचारा कैसे हिलेगा। लेकिन आपने हल्का सा उसका इक्विलिब्रियम भंग कर दिया, इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय कर दिया, हल्का सा उसे एंगल दे दिया, हल्का सा घुमा दिया, तो वो तुरंत फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम में भाग जाएगा। कैसे, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और मैं कह रहा हूँ कि मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से डायपोल रखा हुआ है, ये डायपोल रखा हुआ है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, तो डायपोल वेक्टर पीछे होना चाहिए, मतलब ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, ऐसे। इसमें डायपोल वेक्टर किधर हो गया, पीछे। यहाँ पे थीटा कितना हो गया, पी और ए के बीच में 180 डिग्री हो गया, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। अब आपने क्या किया, इसको हल्का सा रोटेट कर दिया। अभी तो ये देखो टॉर्क भी जीरो है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल क्यों है, कि जैसे ही आपने इसको रोटेट किया, मान लो आपने हल्का सा रोटेट कर दिया इधर की साइड या उधर की साइड, कैसे भी रोटेट कर दिया आपने, ऐसे कर दिया मान लो हल्का सा, तो एंगल आ गया, एंगल आती टॉर्क आ गया, तो फिर टॉर्क आते ही अब इसकी नई पोजीशन क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन हो जाएगी ऐसे, मतलब इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, ये डायपोल मोमेंट, पी आगे की साइड हो जाएगा, और इस केस में अब थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं अपन। तो इसकी घूमने की टेंडेंसी हमेशा कैसी होगी, जब पी वेक्टर और ई वेक्टर पैरेलल हो जाए, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाए, क्योंकि वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो इनकी हमेशा से घूमने की टेंडेंसी होगी। यहाँ कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, रुका तो रहेगा, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा भाग लेगा वहां से। ठीक है, इस तरीके से आया समझ में।
चलिए ये वाला सवाल करिए कि एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, हल्का सा स्लाइटली रोटेट करा दिया स्टेबल इक्विलिब्रियम से, तो ये वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम आना चाहेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी पार्टिकल को उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर दिया तो वापस से उसी पॉइंट पे आना चाहेगा, उसी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो वापस पॉइंट पे आएगा और ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे चम करेगा। तो आपको उसका टाइम पीरियड बताना है, एंगुलर ऐसे चम करेगा यहाँ पे। चलो तो देखो अभी स्टार्टिंग में कैसा रखा है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा है। कैसे पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा है? क्योंकि जो p वेक्टर है और e वेक्टर है वो पैरेलल है। अब हमने क्या किया, इसको हल्का सा रोटेट करा दिया इस तरीके से, थीटा एंगल रोटेट करा दिया इस तरीके से, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज। तो इस पर टॉर्क कैसा आएगा? इस पर टॉर्क अब इस दिशा में लगेगा ऐसे, क्योंकि देखो प्लस चार्ज की वजह से फोर्स इस पे इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इस पे इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो टॉर्क इस पे ऐसा आएगा। मतलब जो टॉर्क आएगा वो थीटा के अपोजिट आएगा, तो इसको वापस से इक्विलिब्रियम में लाना चाहेगा। तो टॉर्क कितना लगेगा मैं कैसे लिखूं? तो टॉर्क बराबर होता है p वेक्टर डॉट e वेक्टर, यहाँ पे थीटा के अपोजिट है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टॉर्क बराबर माइनस पी ई साइन थीटा। मतलब जिस डायरेक्शन में आपने थीटा घुमाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। अब यहाँ पे थीटा बहुत छोटा है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस पी ई थीटा। तो बस ये क्या बन गया, वो एफ बराबर माइनस के एक्स बन गया। यहाँ पे बेसिकली पीई क्या हो गया, के एक्स। तो आप ध्यान तो एफ बराबर एम ए रख देते थे, याद करो एफ बराबर माइनस के एक्स होता तो एफ को एम ए रख देते तो ये बन जाता था माइनस के एक्स। तो यहाँ पे ए बराबर आ जाता था माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। तो ये के अपॉन एम क्या बन जाता था, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा निकल गया कितना, अंडर रूट के अपॉन एम। तो यहाँ से टाइम पीरियड आता था 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। तो ये तो किसकी वजह से हो गया, ट्रांसलेशन वाला। तो लीनियर वाले में क्या है, टॉर्क की जगह एम ए की जगह हम यहाँ पे आई अल्फा रख देंगे, ये बन जाएगा माइनस पी ई थीटा। तो अल्फा यहां से आ जाएगा माइनस पीई अपॉन आई थीटा। तो बस इसको कंपेयर करेंगे, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ओमेगा मिल गया अंडर रूट ऑफ पीई, यानी कि पी क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पी का मतलब है डायपोल एंड ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन आई। तो टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, तो बन गया अंडर रूट आई अपॉन डायपोल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमेशा किसी न किसी एक्सिस के अबाउट आएगा, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, क्योंकि उसी के अबाउट ही तो वो घूमेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली रोटेट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, उसकी कोई से हिंज नहीं है, तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है। ठीक है, करो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है डायपोल की जब यह स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से गुजरता है। गिवन पोजीशन से, गिवन पोजीशन दे रखी है थीटा पे, तो जैसे हम इसको छोड़ेंगे वैसे ही क्या होगा, इस पे टॉर्क तो लग ही रहा है क्योंकि इधर प्लस क्यू है तो फोर्स इधर आ रहा है, माइनस क्यू की वजह से फोर्स इधर आ रहा है, ये घूमना चाहता है तो ये घूमेगा, टॉर्क लगेगा तो इसके पास अल्फा आएगा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो जब ये ऐसा हो जाएगा, जब ये ऐसा हो जाएगा उस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और आप काइनेटिक एनर्जी के साथ एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कि उस वक्त इसके पास एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो दो सवाल करने हैं आपको। तो जैसा कि साफ साफ पता लग रहा है यहाँ पे हमें क्या लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि जो वर्क डन कर रहा है, जो टॉर्क है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के फाइनल यू फाइनल। इनिशियल में हमने जस्ट इसे छोड़ा है जीरो। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल व्हेन इट इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस पी डॉट ई, तो हो जाएगा माइनस पी ई, और अभी एंगल है थीटा तो कॉस थीटा बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये हमें निकालनी है। और देखा जाए तो यहाँ पे एंगुलर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी क्योंकि तब एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो यह जाएगा माइनस पीई।
अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस पी इधर जाएगा पीई, यहाँ बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब थीटा अगर इनिशियली दिया होता 60 डिग्री या कुछ भी तो थीटा की वैल्यू डालते, काइनेटिक एनर्जी निकल जाती। और अगर आपसे ओमेगा पूछा है तो आप ओमेगा भी निकाल सकते हैं। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया 2 PE अपॉन आई 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैं वैल्यू बताता हूँ कैसे कैसे लिखेंगे। P कैसे लिखेंगे, P हो जाएगा Q इंटू दोनों के बीच में दूरी, दोनों चार्जेस के बीच में दूरी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डायरेक्टली गिवन होगा, 2 तो मैं पता ही 2 होता ही है, थीटा आपको जो भी होगा गिवन होगा, 60 डिग्री 30 डिग्री जो भी होगा। और I का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ रॉड है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो देखो घूम कैसे रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12 आता। अब ये तो हो जाता रॉड का। अब ये बोलते कि यहाँ पे दो चार्ज भी तो है, माइनस क्यू प्लस, इनके पास भी मास है m m, तो फिर आपको ऐसे भी लिखना पड़ता, फिर m L/2 का स्क्वायर प्लस m L/2 का स्क्वायर। वो डिपेंड करता है, अगर रॉड मासलेस होती तो ये वाला टर्म नहीं आता, केवल ये वाला आ जाता। चार्ज मासलेस बोलता कि चार्ज के पास तो खैर बहुत नेग्लिजिबल मास है, बस रॉड का ही मास है, तो रॉड इस तरह से आता। मतलब वहां पे आपको थोड़ा सा भेजा लगाना पड़ता, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए। तो ये मैं लिख देता हूँ, रॉड का है ये, तो जिस जिसका मास दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। ये चार्ज का और ये भी चार्ज का, इस तरीके से वैल्यू डालते सब में तो हो जाता काम। तो ठीक है, फिर डायपोल मूवमेंट लगभग खत्म हो गया है। बस एक 2 मिनट का टॉपिक बचा है इसमें कि जब डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। तो वो ज्यादा हमारे कोर्स में नहीं है, मतलब बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन उतना हमें पढ़ना नहीं है, हल्का सा देखेंगे हम उसे, फिर आगे बढ़ेंगे। 2-5 मिनट का टॉपिक है ना। फिर आ यस जाएगा आपका कंडक्टर। तो कंडक्टर मेरे को लग रहा है इस वीक में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, अगले वीक से हम करंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक। और कल अगर